Hello guys, welcome to my channel. So today's topic is discovering truth, the saga continue. So let's begin. जैसे कि इजिप्शियंस थे, वो लोग आफ्टर लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो वो क्या करते थे कि जब भी वहाँ पे कोई मरता था तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर देते थे और उसके साथ सारी एसेंशियल आइटम्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी वगैरह, सब फूड आइटम्स वगैरह रखते थे और बहुत सारा गोल्ड, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब वो अनदर वर्ल्ड में जाएगा मरने के बाद तो उसके ये सब चीज़ें काम आएंगी और वो वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को डेथ के बाद भी अपने साथ ऊपर ले जा सकता है। सो उन्हें जो बहुत ज़्यादा रिच होते थे पीपल, जैसे कि किंग्स वगैरह, वो तो टोम बनवाते थे अपना। पिरामिड आपने देखे होंगे, उसके अंदर टोम्स होते थे, वो पूरा गोल्ड का बना हुआ होता था जिसमें उनको बरी किया जाता था। और जो पुअर होते थे वो एसेंशियल आइटम्स के साथ उन्हें सैंड में बरी कर देते थे। तो ये कहानी एक ऐसे ही राजा की है जिसका नाम था तूतनखामन। वो अपनी अर्ली टीनेज एजेस में मर गए थे और वो अपने ख़ानदान के आखिरी वंशज थे। ऑब्वियसली जब वो इतनी कम एज में मर गए तो उनका आगे ख़ानदान चलाने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए उनकी डायनेस्टी वहीं पे ख़त्म हो गई। उनको बरी कर दिया गया, टोम बनवा के गोल्ड में सजा के बिल्कुल उनको बरी कर दिया गया और उसके बाद सब भूल गए। पर 1922 में किसी ने उनकी टोम को डिस्कवर किया और तब से ये मिस्ट्री बन गई। सबको ये क्यूरोसिटी हो गई कि आखिर उनकी डेथ हुई तो हुई कैसे। अब 80 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि उसकी बॉडी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया ताकि एक एक्यूरेट डेटा मिल पाए हमें कि उसकी मौत हुई तो आखिर हुई कैसे। टूट की मम्मी जहाँ रेस्ट करती थी उस जगह को बुलाया जाता था वैली ऑफ किंग्स। जब टूट की मम्मी को वहाँ से सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था तो उसकी टोम के ऊपर काफ़ी तेज़ गति में विंड्स ब्लो करना स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी काले बादल भी मंडराना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये बात है 5 जनवरी की लगभग 6 बजे, जब टूट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया ताकि ये रिवील हो पाए कि उस बॉयश फेरो की डेथ कैसे हुई जो कि 3300 साल पहले ही मर चुका था। उस पूरी दोपहर को टूरिस्ट की लाइन लगी हुई थी। वो सारे वहाँ पे रॉक कट टोम्ब के अंदर जाकर, जो कि 26 फीट नीचे जिसके अंदर टूट की बॉडी प्लेस थी, वहाँ पर जाके उसको अपनी रिस्पेक्ट पे करने आए थे। वहाँ पर कुछ टूरिस्ट वॉल्स पे बनी स्क्रिप्चर्स को देख रहे थे, कुछ अपनी गाइड बुक्स पढ़ रहे थे। पर वहाँ पे जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी उनके लिए वो थी मम्मी का आउटर कॉफिन, जो कि उनका फेस जहाँ पे था उसके ऊपर की लिड जो सोने की बनी हुई थी, वो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ थी उस पूरी मम्मी में। सो कुछ टूरिस्ट वहाँ पे अपनी गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ साइलेंटली खड़े हुए थे, यही सोच रहे होंगे वो कि टूट की डेथ हुई कैसे। बाकी वहाँ पे घबराए हुए खड़े थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्या ये सब मम्मी के कर्ज की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसकी डेड बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि इजिप्शियंस में ये भी माना जाता था कि अगर किसी मम्मी को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसका श्राप उन लोगों पर मंडराता है जिन्होंने उसकी बॉडी को डिस्टर्ब किया, और फिर वो या तो मर जाते हैं और या फिर उनके साथ बहुत सारी मिसहैपनिंग्स होती है। जो शख्स मम्मी को उसके सीटी स्कैन के लिए लेके गया था उसका नाम था कार्टर। एंड जब से वो मम्मी सीटी स्कैन से आई थी तब से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा हमें ज़ही हवास बताते हैं। वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ थे। वो आगे बताते हैं कि हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टूट के टॉम्ब को डिस्कवर किया था। वो बताते हैं कि जितना सोना चांदी सब उनके फेरो की अबूत में मिला था वो आज तक का रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है। लेकिन टूट को और भी काफ़ी ज़रूरत के सामान के साथ बरी किया गया था ताकि वो अपनी आफ्टर लाइफ में उन्हें भी यूज़ कर पाए, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज का रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केस ऑफ फूड एंड वाइन। काफ़ी महीनों तक ये सब केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद, उनके ट्रेजर्स को देखने के बाद, कार्टन ने फाइनली उनकी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो उसने पाया कि वहाँ पे 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे। पहले में एक श्राउड था। अब श्राउड क्या होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर हम उसकी बॉडी को कवर करने के लिए क्लॉथ डालते हैं, उसको हम बोलते हैं श्राउड। तो जो टूट का श्राउड था उसके साथ साथ गार्लैंड्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स भी थे, जो कि एविडेंस देते हैं कि शायद से उसका बरियल मार्च और अप्रैल के महीने में हुआ था। जब वो फाइनली टूट की बॉडी तक पहुंचा तो उसने देखा कि काफ़ी सारे उसकी बॉडी पे रिचुअल रेजिन्स बहुत ही बुरी तरह से चिपके हुए थे। वो सारे जो ताबूत के नीचे वाला हिस्सा था गोल्ड कॉफिन का, उस पर बहुत ही बुरी तरह से चिपक गए थे और दुनिया की कोई फोर्स उनको
अलग नहीं कर सकती थी। अब रिचुअल रीजंस क्या होते हैं, पहले के लोग ये भी मानते थे कि उनमें ये मतलब कस्टमरी थी कि वो लोग उसकी पूरी बॉडी को ड्राई फ्रूट से कवर कर देते थे। तो वो ड्राई फ्रूट्स इतने सालों में इतने ज़्यादा हार्डन हो गए थे कि कोई भी फोर्स उनको उस ताबूत से अलग नहीं कर पा रही थी। तो तब कार्टर अपनी इस डिस्कवरी में लिखते हैं व्हाट वाज टू बी डन, यानी कि मैं क्या करूं ऐसा कि ये रीजंस अलग हो जाएं। तो उसके दिमाग में आया सिर्फ एक ही चीज़ है जो इन रीजंस को अलग कर सकती है, वो है सन की हीट। उस सन की हीट से ज़रूर ये रीजंस लूजन हो सकते हैं, जिससे कि हम उसकी बॉडी को ताबूत से अलग कर सकते हैं। तो सेवरल आवर्स तक उसकी बॉडी को तपती हुई धूप में रखा गया, जिसका टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट था। फिर उसके बाद जो रेजिन्स अभी भी बच गए थे उनको चिसल की मदद से खरोद के उसकी बॉडी के नीचे से निकाला गया। उसके लिम्स के नीचे से उसको चिसल की मदद से काफ़ी खरोदा गया ताकि उसके जो रिमेन्स हैं हम उनको फाइनली बाहर निकाल पाएँ। और ये काफ़ी आपत्तिजनक था इजिप्ट के लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ बहुत गलत थी। तो अपने डिफेंस में कार्टर कहते हैं कि उनके पास सीरियसली कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा। अगर उन्होंने उस मम्मी को कट करके फ्री नहीं किया होता तो थीव्स उसका सारा ट्रेजर, गोल्ड वगैरह सब ले आते और उसकी बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर जाते। टूट के टाइम पे जितने भी रॉयल लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे। जब टूट को बरी किया गया तो उसकी जर्नी के लिए उन्होंने काफ़ी सारी ग्लिटरिंग चीज़ें रखी, जैसे कि प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग, एमुलेट्स, शेड्स ऑफ हिज फिंगर्स एंड टोज। और अब उसका कॉफिन और मास्क वो भी प्योर गोल्ड के। टूट को इन सब चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों को उसके पहले मम्मी के हेड को रिमूव करना पड़ा और उसके साथ जितने भी उसके हड्डियों के मेजर जॉइंट्स थे उन सबको अलग करना पड़ा उस ताबूत से। और फिर जब उन्होंने ये काम ख़त्म कर लिया तो उसके बाद उस बॉडी को रीअसेंबल करने के लिए उन्होंने सैंड पे एक वुडन बॉक्स रखा, जिसके अंदर उन्होंने उसके सारे जॉइंट्स हेड को कनेक्ट करके रखा और जहाँ पे अब वो रेस्ट करता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी को तितर बितर करके रख दिया था। आर्कियोलॉजी तब से अब तक बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और अब आर्कियोलॉजी ट्रेजर से ज़्यादा इस मिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करती है कि आखिर उसकी डेथ हुई कैसे। तो लगभग 40 साल बाद यानी कि 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने टूट की मम्मी को एक्सरे किया और ये फैक्ट उन्होंने रिवील किया कि टूट की बॉडी में ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग थे। अब आजकल की एक्सरे कैसे होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन में एक साथ रखते हैं, जैसे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड को एक के ऊपर एक रखते हैं ना, उस टाइप से, जिससे कि 3D डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनती है। उससे हमें बेसिकली पता लग जाता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर था उसकी बॉडी का, एक 3D होलोग्राम टाइप। अब ये चीज़ थी कि एक CT स्कैन इससे ज़्यादा और क्या निकाल सकता था। तो इसमें हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने थे कि कैसे तो टूट मरा और उसकी एग्जैक्टली क्या एज थी जिस टाइम वो मरा। और इसके बाद वो लोग टूट की फैमिली के बारे में बताते हैं जो उस टाइम पे थी। ये लोग बताते हैं कि एमेनोटेप III जो कि टूट के ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी पावरफुल फ़ैरो थे जो उस टाइम पे 4 डिकेड्स तक रूल कर रहे थे एट द हाइट ऑफ 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज इन द सेंस काफ़ी अच्छा राज्य चल रहा था उनका उस टाइम पे। फिर उनके सन आए एमेनोटेप IV जिन्होंने उनको जीत लिया और आगाज किया आज तक की सबसे स्ट्रेंजेस्ट हिस्ट्री का। अब जो ये नए फ़ैरो आए थे इन्होंने प्रमोट किया वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क, अपना नाम भी चेंज कर लिया आखेनाथन में। मतलब वो एटन को इतना मानते थे कि उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया आखेनाथन, जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ एटन। और जो उनकी रिलीजियस कैपिटल थी उसको भी ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स से मूव कर आखेनाथन में मूव कर दिया था, जो कि आज जानी जाती है अमरना के नाम से। उन्होंने आगे जाके आमून पे अटैक करके पूरी कंट्री को एक मेजर शॉक में डाल दिया। वो एक काफ़ी हॉरिफिक टाइम रहा होगा, ऐसा कहते हैं रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। जब जैसे जैसे उनकी मौत का टाइम पास आ रहा था तो जिस फैमिली ने सेंचुरीज तक रूल किया था वो अब एंड तक आ रही है, ये सोचते सोचते ही वो काफ़ी क्रेजी हो गए थे जब तक उनके मरने का टाइम आया। बेसिकली जब आखेनाथन की डेथ हुई तो एक मिस्टीरियस रूलर जिसका नाम था स्मिन खकर पता नहीं कहाँ से आए और फिर बिना किसी ट्रेस के चले भी गए। फिर काफ़ी यंग एज में तूतनखातन ने थ्रोन को टेक ओवर कर लिया। किंग टूट जो कि आजकल बहुत प्रचलित है। अब
जो ये बॉय जिसने थ्रोन के ऊपर टेक ओवर किया था, इसने भी अपना नाम टूट से चेंज कर टूतनखामुन कर लिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमून। उन्होंने 9 सालों तक वो राज्यपाठ चलाया और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली वो मर गए। टूट उन्हीं मम्मी में से अब एक है जिनको इजिप्ट में बरी किया गया था। कितनी मम्मीज ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट के तहत जो कि 2003 में इनिशिएट हुआ गया था, उसके अकॉर्डिंग इजिप्ट में कम से कम 600 मम्मीज अभी तक डिस्कवर कर ली गई हैं और अभी भी वो डिस्कवर हो ही रही हैं। मम्मीज को डिस्कवर करने के लिए एक पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेट की गई नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड साइमेंस के द्वारा। उस मशीन के द्वारा जो सबसे पहली मम्मी डिस्कवर की गई थी वो थी किंग टूट की। उस सीटी मशीन ने टूट की मम्मी को हेड से लेकर टो तक पूरा एग्जामिन किया और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में बना के दी। टूट के हेड को 0.62 मिलीमीटर पे पाया गया और जो इमेज उससे बनी वो काफ़ी स्ट्रेंज थी। ऐसे ही उसकी पूरी बॉडी का स्कैन किया गया और इसके अंदर रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट ने काम किया था ताकि वो उन सीक्रेट्स को निकाल पाए जो विंग्ड गॉडेसेस ने प्रोटेक्ट किए हुए थे उस मम्मी के बारे में का इतने टाइम से। मतलब विंग्ड गॉडेसेस इन द सेंस जो परियों ने उसके सीक्रेट्स को इतने टाइम तक बचा के रखा हुआ था, उन्हें वो सारे मिलके निकाल पाए। जिस रात उसका स्कैन होना था उस रात को वर्कमैन ने उसकी बॉडी को कैरी किया उसके टोम से लेकर जहाँ पर उसका स्कैन होना था वहाँ तक। पॉल बियरर्स की तरह वो रैंप पे चढ़े। पॉल बियरर्स यानी कि जो कॉफिन को कंधा देते हैं ना, उनको बोलते हैं पॉल बियरर्स। तो उसकी तरह वो रैंप पे चढ़े और उसको स्वर्लिंग सैंड के थ्रू ले आए। स्वर्लिंग सैंड यानी कि जो हवा चल रही थी तो उसकी वजह से सैंड उड़ रही थी ना, तो उसके अंदर से उसको लेके जा रहे थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने उस बॉडी को हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर रखा और लेके गए उसको वहाँ पे जहाँ पे स्कैनर था। उसके बाद 2 आदमी वहाँ से भागे फैन लाने के लिए, जो कि एक ऑफिस था वहाँ पे पास में, उसके अंदर पड़े हुए थे क्योंकि वो इतनी करोड़ों की $1 मिलियन की एक्सपेंसिव मशीन बंद पड़ गई थी बिकॉज उसके कूलर फैन के अंदर सैंड भर गई थी। फैक्ट पे हंसते हुए गार्ड कहता है कि ये सब देखना उस पैरों के श्राप की वजह से ही हो रहा है। फाइनली वो सारा सीटी स्कैन वगैरह हो गया, वो सारा प्रोसीजर हो गया एक्यूरेटली। तो टेक्नीशियंस ने उसकी बॉडी को वर्कमैन के हाथों में दे दिया, जिन्होंने उसको वापस उसके टॉम में ले जाकर रख दिया और 3 घंटों से भी कम टाइम में उसको उसके कॉफिन में वापस लेटा दिया गया जहाँ पे फ्यूनरी प्रीस्ट ने उसको इतने सालों पहले रखा था। ट्रेलर के अंदर उस टेक्नीशियन ने दिखाया काफ़ी अच्छी इमेजेस जो कि कंप्यूट की गई थी टूट की। उसका ग्रे हेड जिसने स्कैटर्ड पिक्सेल्स की शेप ली थी उसको घुमाया गया और देखा गया। उसके बाद उसके वर्टेब्राई, हैंड, सेवरल व्यू ऑफ रिप केज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ स्कल, उन सबको भी देखा गया। जब वो सारी रिसर्च पूरी हो गई तो ज़ही हवस ने स्माइल की और अपनी चेयर पे बैठ के कहा, शुक्र है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। वो इतने ज़्यादा चिंता में थे पर अब वो आसानी से सो सकते थे क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोए थे जिस रात उनका सीटी स्कैन होना था। वो क्योंकि इसी चिंता में थे कि अगर सीटी स्कैन के दौरान कुछ भी गलत हो जाएगा तो सारी बात उन पे आ जाएगी, इसलिए वो इतना ज़्यादा वरीड थे। पर अब वो रिलैक्स थे कि हाँ चलो सारा प्रोसीजर अच्छे खासे तरीके से हो गया। जब उस मम्मी को वापस उसके टॉम में रख दिया गया तो वो जो विंड थी जो काफ़ी तेज़ ब्लू हो रही थी, एकदम से हमने वो नोटिस किया कि वो काफ़ी शांत हो गई थी, जैसे एक डेथ का सा सन्नाटा पूरी जगह पसर गया हो। टूट के टॉम के ऊपर हमने एक ओरियन कॉन्स्टेलेशन देखी जो कि ऐसा लग रहा था कि उस बॉय फैरो की मम्मी को वो कॉन्स्टेलेशन स्टेयर कर रही हो। ऐसा माना जाता था कि जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन थी वो सोल ऑफ ओसिरिस थी, कि द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। तो इजिप्शियंस को ऐसा लगा जैसे कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ का वापस से टूट की सोल से मिलन हो गया हो। So guys, this was the chapter. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe.